नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ममता और आप देख रहे हैं धे टीवी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं इंडिया दिस वीक कार्यक्रम में, जहां हम आपको उन तमाम खबरों से रूबरू कराते हैं जो आपकी आने वाली परीक्षा के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। हर साल की तरह इस साल भी मनाया गया गणतंत्र दिवस। दिल्ली के राजपथ पर निकली परेड, अलग अलग राज्यों की झलकियों के साथ देश की सेना की ताकत दिखाई दी। साथ ही विभिन्न क्षेत्रों के लोगों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। लोगों में देशभक्ति की भावना को जागृत करने और देश की समृद्ध सांस्कृतिक विविधता को बढ़ावा देने के लिए 26 जनवरी से 31 जनवरी तक किया जाएगा भारत पर्व का वर्चुअल आयोजन। भारत सरकार ने आदिवासी प्रवासी श्रमिकों का डाटा एकत्र करने के लिए किया श्रम शक्ति पोर्टल लॉन्च। ये पोर्टल प्रवासी श्रमिकों को भी सशक्त करेगा, जो आमतौर पर आय सृजन और रोजगार की तलाश में देश प्रदेश में आवाजाही करते हैं। भारत ने की घोषणा, वो नहीं करता परमाणु हथियारों के निषेध पर संधि का समर्थन। रिपोर्ट में समझिए आखिर भारत परमाणु हथियारों के निषेध पर संधि का समर्थन क्यों नहीं कर रहा है। 29 जनवरी को पेश किया गया आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21। इस साल के आर्थिक सर्वेक्षण का प्रमुख फोकस है कोविड-19 महामारी के नुकसान और प्रभाव। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने विश्व आर्थिक आउटलुक 2021 रिपोर्ट की जारी। भारत मुख्य अर्थव्यवस्थाओं में सबसे मजबूत वृद्धि दर करेगा हासिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया जलवायु अनुकूलन शिखर सम्मेलन 2021 का वर्चुअल संबोधन। जलवायु परिवर्तन को बताया महत्वपूर्ण और विकास के लिए बताया भारत के प्रयासों में इसकी अहम भूमिका। और भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने किया ओडिशा के इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से आकाश एनजी मिसाइल का सफल परीक्षण। दुश्मन के हवाई हमले को नस्तेनाबूद करेगी आकाश एनजी मिसाइल। और अब खबरें विस्तार से। 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर विभिन्न क्षेत्रों के 119 लोगों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया है। बता दें, इन पुरस्कारों को भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति भवन में समारोह में प्रदान किया जाता है। गौरतलब हो कि साल 2021 में राष्ट्रपति ने 119 पद्म पुरस्कारों को मंजूरी दी है। इसी सूची में 7 पद्म विभूषण, 10 पद्म भूषण और 102 पद्मश्री पुरस्कार हैं। वहीं महिला पुरस्कार विजेताओं की संख्या 29 है। इसमें विदेशियों की श्रेणी के 10 व्यक्ति या एनआरआई या पीआईओ या ओसीआई, 16 मरणोपरांत पुरस्कार पाने वाले और 1 ट्रांसजेंडर अवार्ड विजेता शामिल हैं। जहां श्री रामविलास पासवान को सार्वजनिक मामलों की श्रेणी में मरणोपरांत पुरस्कार प्रदान किया गया। एक नजर पद्म पुरस्कार पर। पद्म पुरस्कार देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक है। ये पुरस्कार 3 श्रेणियों में दिया जाता है: पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। ये कला, सार्वजनिक मामलों, सामाजिक कार्य, व्यापार और उद्योग, विज्ञान और इंजीनियरिंग, चिकित्सा, साहित्य, शिक्षा, खेल और नागरिक सेवा सहित विभिन्न विषयों और गतिविधियों के क्षेत्रों में दिया जाता है। पद्म विभूषण ये भारत गणराज्य का दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। ये पुरस्कार 2 जनवरी 1954 को स्थापित किया गया था। ये पुरस्कार असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। 1954 में सत्येंद्र नाथ बोस, जाकिर हुसैन, बाला साहेब गंगाधर खेर, नंदलाल बोस इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाले प्रथम विजेता थे। एक नजर साल 2021 में इस पुरस्कार के विजेताओं पर। श्री शिंजो आबे सार्वजनिक मामले में अपने उत्कृष्ट कार्यों के लिए इन्हें पुरस्कार दिया गया जापान से। श्री एसपी बाला सुब्रमण्यम, मरणोपरांत इन्हें कला विषयों पर पुरस्कार दिया गया तमिलनाडु से। श्री सुदर्शन साहू ओडिशा, कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों के लिए। बेले मोनप्पा हेगड़े कर्नाटक से, चिकित्सा क्षेत्र में अपने कार्यों के लिए। श्री बीवी लाल व अन्य दिल्ली से, पुरातत्व विषयों पर अपने उत्कृष्ट कार्यों के लिए। श्री नरेंद्र सिंह कंपनी, मरणोपरांत विज्ञान और इंजीनियरिंग के विषयों पर अपने उत्कृष्ट कार्यों के लिए पुरस्कार दिया गया अमेरिका से।
मौलाना वहीदुद्दीन खान दिल्ली से आध्यात्मिकता के क्षेत्र में अपने उत्कृष्ट कार्य के लिए। एक नजर पद्म भूषण पर। ये भारत में तीसरा सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार है। इस पुरस्कार की स्थापना 2 जनवरी 1954 को की गई थी। पद्मश्री, भारत रत्न, पद्म विभूषण और पद्म भूषण के बाद ये भारत का चौथा सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार है। ये भारत सरकार द्वारा हर साल 1954 के बाद से गणतंत्र दिवस के अवसर पर प्रदान किया जाता है। भारत की भावना को मनाने वाले वार्षिक कार्यक्रम भारत पर्व का आयोजन वर्चुअली 26 जनवरी से 31 जनवरी 2021 तक किया जा रहा है। भारत पर्व का आयोजन आत्मनिर्भर भारत और एक भारत श्रेष्ठ भारत की थीम पर किया जा रहा है। इस वर्चुअल इवेंट के तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के थीम वाले मंडप अपने पर्यटन स्थलों, हस्तशिल्प, भोजन और अन्य सुविधाओं का प्रदर्शन करेंगे। बता दें, इसका उद्घाटन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किया था। भारत पर्व के वर्चुअल इवेंट में गणतंत्र दिवस परेड की झलक और सशस्त्र बलों के संगीत बैंडों की रिकॉर्डिंग भी उपलब्ध होगी। इस इवेंट में सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट और इंडियन कुलिनरी इंस्टीट्यूट भी वीडियो के माध्यम से अपनी पाक कला का प्रदर्शन करेंगे। एक नजर भारत पर्व पर। पर्यटन मंत्रालय द्वारा हर साल भारत पर्व का आयोजन किया जाता है। इसे साल 2016 में शुरू किया गया था। बता दें, ये कार्यक्रम गणतंत्र दिवस समारोह के अवसर पर लाल किले की प्राचीर के सामने आयोजित किया जाता है, जो इस बार वर्चुअली किया जा रहा है। देशभक्तिपूर्ण उत्साह पैदा करने के उद्देश्य से कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। ये भारत की समृद्ध और विविध सांस्कृतिक को भी प्रदर्शित करता है। इस पर्व में देश भर के हस्तशिल्प, संगीत, नृत्य, हथकरघा, पेंटिंग, साहित्यिक सामग्री और अन्य विशेषताओं को केंद्रीय मंत्रालयों और अन्य संगठनों जैसे सांस्कृतिक मंत्रालय, आयुष मंत्रालय, सूचना व प्रसारण मंत्रालय की मीडिया इकाइयों, रेल मंत्रालय इत्यादि द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने डिजिटल पोर्टल श्रम शक्ति की शुरुआत करते हुए ये कहा कि प्रवासी श्रमिकों के बारे में वास्तविक समय के आंकड़ों की कमी केंद्र और राज्य सरकारों के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। प्रवासी श्रमिकों के बारे में डेटा की अनुपलब्धता भी सरकारों को प्रवासी श्रमिकों के कल्याण के लिए प्रभावी नीतिगत निर्णय और रणनीतिक तैयारी करने से रोक रही थी। बता दें, श्रम शक्ति डिजिटल पोर्टल डेटा अंतर को सफलतापूर्वक दूर करने में सक्षम होगा और प्रवासी श्रमिकों को भी सशक्त करेगा, जो आमतौर पर आय सृजन और रोजगार की तलाश में देश प्रदेश में आवाजाही करते हैं। क्या है श्रम शक्ति पोर्टल? श्रम शक्ति पोर्टल के माध्यम से एकत्र किए गए डेटा में आजीविका विकल्प, जनसांख्यिकीय प्रोफाइल, माइग्रेशन पैटर्न और कौशल मानचित्रण शामिल होंगे। जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा के अनुसार कोविड-19 महामारी के कारण तालाबंदी या लॉकडाउन की घोषणा के बाद देश भर के प्रवासियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उन्होंने आगे ये कहा कि आदिवासी का प्रवास संकट से प्रेरित होता है और इसके साथ ही प्रवासियों को असुरक्षित और कठिन परिस्थितियां ज्यादा प्रभावित करती है। श्रम साथी जनजातीय प्रशिक्षण मॉड्यूल। वहीं जनजातीय मामलों के मंत्री ने आदिवासी प्रशिक्षण मॉड्यूल श्रम साथी भी लॉन्च किया। ये सुनिश्चित करेगा कि आजीविका प्रवासन की प्रक्रिया उत्पादक और सुरक्षित हो। प्रशिक्षण के बाद आदिवासी प्रवासी श्रमिक ऐसे सेवाओं और साथ ही उन अधिकारों की मांग कर सकेंगे जो प्रवासन से पहले उनके गांवों में और उनके प्रवास के बाद उनके संबंध शहर में सामाजिक सुरक्षा और आजीविका से संबंधित है। गौरतलब हो कि संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी UNGA ने साल 2017 में परमाणु हथियारों के निषेध पर संधि को मंजूरी दी थी। हालांकि परमाणु हथियार रखने वाले 9 देशों ने इसका समर्थन नहीं किया है। नाटो गठबंधन द्वारा भी इस संधि का समर्थन नहीं किया गया था। उसके बावजूद संधि 22 जनवरी 2021 को लागू हुई। इस पर भारत का रुख। भारत का कहना है कि ये उच्च प्राथमिकता प्रदान करता रहेगा और सार्वभौमिक, गैर भेदभावपूर्ण और सत्यापन योग्य परमाणु निरस्त्रीकरण के लिए प्रतिबद्ध रहेगा। विदेश मंत्रालय ने आगे कहा, क्योंकि भारत ने परमाणु हथियार निषेध पर संधि पर वार्ता में भाग नहीं लिया, इसीलिए भारत इस संधि का हिस्सा नहीं बनेगा। हालांकि भारत ने व्यापक परमाणु हथियार निरस्त्रीकरण सम्मेलन यानी कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर वेपन्स कन्वेंशन इन द कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्मामेंट पर वार्ता शुरू करने के लिए अपना समर्थन दिखाया था।
ये एकमात्र बहुपक्षीय निरस्त्रीकरण वार्ता मंच है जो सर्वसम्मति के आधार पर काम करता है। क्या है परमाणु हथियारों के निषेध पर संधि यानी ट्रीटी ऑन द प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स TPNW। परमाणु हथियार के निषेध पर संधि को शुरू में जुलाई 2017 में अपनाया गया था और जनवरी 2021 में लागू हुआ। इस संधि का मुख्य उद्देश्य परमाणु हथियारों के उपयोग पर रोक लगाना है। आने वाली 29 तारीख को आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किया जाएगा। इस साल के आर्थिक सर्वेक्षण का प्रमुख फोकस कोविड-19 महामारी के नुकसान और प्रभाव है। आर्थिक सर्वेक्षण दस्तावेज मुख्य आर्थिक सलाहकार के मार्गदर्शन में आर्थिक मामलों के विभाग के अर्थशास्त्र प्रभाग द्वारा तैयार किया जाता है। इसके बाद इस दस्तावेज को वित्त मंत्री द्वारा अनुमोदित किया जाता है और उसे संसद में पेश किया जाता है। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के बाद केंद्रीय बजट 2020-21 1 फरवरी को पेश किया जाएगा। एक नजर आर्थिक सर्वेक्षण पर। बता दें, आर्थिक सर्वेक्षण वित्त मंत्रालय का एक वार्षिक दस्तावेज है। ये पिछले 12 महीने में देश की आर्थिक प्रगति और मुद्दों की समीक्षा करता है। इस सर्वेक्षण में सरकार द्वारा शुरू की गई प्रमुख विकासात्मक योजनाओं के प्रदर्शन से संबंधित जानकारी दी जाती है। ये दस्तावेज प्रमुख सरकारी नीतियों के प्रदर्शन और उनके प्रभाव की व्याख्या भी करता है। वहीं आर्थिक सर्वेक्षण प्रमुख राजकोषीय विकास, व्यापक आर्थिक कारकों, मुद्रास्फीति और अन्य आर्थिक कारकों पर चर्चा करता है। इस दस्तावेज में देश की अर्थव्यवस्था पर कृषि, जलवायु परिवर्तन और रोजगार के प्रभाव पर भी प्रकाश डाला जाता है। बता दें, पहला आर्थिक सर्वेक्षण 1950-51 में प्रस्तुत किया गया था। हालांकि 1964 तक इसे बजट के साथ प्रस्तुत किया जाता था। विश्व आर्थिक आउटलुक 2021 रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत मुख्य अर्थव्यवस्थाओं में सबसे मजबूत वृद्धि दर हासिल करेगा। 2021 में भारत की अर्थव्यवस्था 5% की दर से बढ़ेगी। हालांकि साल 2022 के लिए विकास दर 8% रहने की भविष्यवाणी की गई है। इस रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि 2021 के लिए वैश्विक विकास दर 2% रहेगी। विश्व की आर्थिक वृद्धि दर 2022 में 2% रहने का अनुमान है। इस रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका 2021 में 1% की वृद्धि दर प्राप्त करेगा। क्या है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF? IMF एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है। इसका मुख्यालय वॉशिंगटन DC में है। बता दें, इस संस्था में 190 देश शामिल हैं जो वैश्विक मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देने, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुविधाजनक बनाने, वित्तीय स्थिरता को सुरक्षित रखने, उच्च रोजगार और सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए मिलकर काम करते हैं। ये अपने संसाधनों के लिए विश्व बैंक पर निर्भर है। इसकी स्थापना साल 1944 में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में की गई थी। हालांकि ये औपचारिक रूप से 1945 में अस्तित्व में आया। एक नजर क्या है विश्व आर्थिक आउटलुक यानी WEO? बता दें, ये रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा तैयार की गई है। ये IMF के आर्थिक विकास और नीतियों की निगरानी के प्रमुख हिस्सों का विश्लेषण करती है। बता दें, ये रिपोर्ट आमतौर पर साल में 2 बार तैयार की जाती है। नीदरलैंड की सरकार ने 25 जनवरी 2021 को वर्चुअल माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय जलवायु अनुकूलन शिखर सम्मेलन यानी क्लाइमेट एडेप्टेशन समिट की मेजबानी की। बता दें, यह सम्मेलन 2021 में ग्लासगो में आयोजित होने वाले संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन UNFCCC COP26 के लिए जलवायु आपातकाल के अग्रणी समाधान प्रदर्शित करने और जलवायु अनुकूलन की गति को बनाए रखने में मददगार होगा। इस शिखर सम्मेलन में नए निवेश आकर्षित करने पर महत्वपूर्ण ध्यान केंद्रित किया गया ताकि खाद्य उत्पादन पर जलवायु प्रभावों के प्रति लाखों छोटे किसानों की अनुकूलता को सुनिश्चित किया जा सके। जलवायु अनुकूलन के लिए भारत की प्रमुख प्रतिबद्धताएं। भारत का लक्ष्य साल 2030 तक नवीनीकृत ऊर्जा की क्षमता को बढ़ाकर 450 गीगावाट करना है। भारत में LED लाइट्स के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जा रहा है और वार्षिक रूप से 39 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को कम किया जा रहा है। भारत ने 2030 तक 26 मिलियन हेक्टेयर
अनउपजाऊ भूमि को हरा भरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके अलावा 80 मिलियन ग्रामीण परिवारों को खाना पकाने के लिए स्वच्छ ईंधन प्रदान किया जा रहा है। भारत में 64 मिलियन घरों को पाइप के द्वारा जल आपूर्ति से जोड़ने का कार्य भी तेजी से चल रहा है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन और आपदा रोधी ढांचे के लिए हुए गठबंधन के साथ मिलकर वैश्विक जलवायु भागीदारी को भी मजबूत किया है। UNFCCC के COP26 के बारे में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क सम्मेलन यानी UNFCCC की पार्टियों की वार्षिक बैठक को UNFCCC COP के नाम से जाना जाता है। इस बैठक के 26वें सत्र UNFCCC COP 26 का आयोजन 1 से 12 नवंबर 2021 के दौरान स्कॉटलैंड के ग्लासगो में किया जाना है। शिखर सम्मेलन के सत्र की अध्यक्षता यूनाइटेड किंगडम द्वारा की जाएगी। गौरतलब है कि COP 1 का आयोजन बर्लिन में 1995 में किया गया था। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने ओडिशा के तट से दूर एकीकृत परीक्षण रेंज यानी इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से आकाश NG नई पीढ़ी मिसाइल का पहला सफल प्रक्षेपण किया है। आकाश NG एक नई पीढ़ी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। आकाश NG मध्यम दूरी से सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल रक्षा प्रणाली है। इसे रक्षा अनुसंधान व विकास संगठन द्वारा विकसित किया गया है। इस मिसाइल का निर्माण संयुक्त रूप से भारत डायनामिक्स लिमिटेड द्वारा किया गया है। इस मिसाइल सिस्टम का निर्माण भारत डायनामिक्स लिमिटेड द्वारा किया गया है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, टाटा पावर, स्ट्रेटेजिक इंजीनियरिंग डिवीजन और लार्सन एंड ट्रूबो ने रडार, नियंत्रण केंद्र, लॉन्चर सिस्टम विकसित किया है। मिसाइल ने 18,000 मीटर की ऊंचाई पर 50 से 60 किलोमीटर दूर तक विमान को निशाना बनाने की क्षमता है। ये मिसाइल लड़ाकू विमान, क्रूज मिसाइल और हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल जैसी हवाई लक्ष्यों को बेअसर कर सकती है। ये मिसाइल भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना के संचालन में है। ये एक इंटीग्रेटेड रेमजेट रॉकेट प्रणोदन प्रणाली का उपयोग करती है। दिसंबर 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सुरक्षा पर कैबिनेट समिति ने आकाश मिसाइल रक्षा प्रणाली के निर्यात को मंजूरी दी थी। उसके बाद फिलीपींस, मलेशिया, थाईलैंड, बेलारूस, UAE और वियतनाम सहित कई देशों ने आकाश मिसाइल प्रणाली में अपनी रुचि दिखाई है। आकाश NG की विशेषता: आकाश बैटरी में सिग्नल राजेंद्र 3D पैसिव इलेक्ट्रॉनिक सेकेंड एरे रडार और 3 मिसाइलों के साथ 4 लॉन्चर शामिल हैं। प्रत्येक बैटरी 64 लक्ष्यों को ट्रैक कर सकती है और 12 तक हमला कर सकती है। इसमें 60 किलोग्राम उच्च विस्फोटक पूर्ण खंडित वॉरहेड शामिल है। ये मिसाइल वाहनों के काफिले की रक्षा करने में सक्षम है। ये 2000 किलोमीटर की क्षेत्र के लिए वायु रक्षा मिसाइल कवरेज प्रदान करता है। एक नजर पैसिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे यानी पेसा पर। पेसा एक एंटीना है जिसमें रेडियो तरंगों के बीम को इलेक्ट्रॉनिक रूप से अलग अलग दिशाओं में इंगित करने के लिए निर्देशित किया जाता है। गौरतलब हो कि पेसा का उपयोग रडार में अत्यधिक किया जाता है। तो चलिए अब फटाफट से नजर डालते हैं राउंड अप सेगमेंट पर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों यानी PSU के निजीकरण पर नीति को मंजूरी दे दी है। इस नीति के बारे में विवरण आगामी केंद्रीय बजट में घोषित किया जाएगा, जो 1 फरवरी 2021 को प्रस्तुत किया जाएगा। ये नीति रणनीतिक और गैर रणनीतिक क्षेत्रों में सरकारी स्वामित्व वाली संस्थाओं की उपस्थिति के लिए एक रोड मैप प्रस्तुत करेगी। ये नीति आत्मनिर्भर भारत पैकेज का हिस्सा है, जिसकी घोषणा वित्त मंत्री ने मई 2020 में की थी। सरकार ने रणनीतिक क्षेत्रों में सार्वजनिक उपक्रमों की उपस्थिति को 1 से 4 तक सीमित करने की भी घोषणा की थी। सरकार शेष कंपनियों का निजीकरण, विलय या एक होल्डिंग कंपनी के तहत लाने का प्रयास कर रही है। इस नीति के लागू होने के बाद सरकार गैर रणनीतिक क्षेत्रों में कंपनियों से पूरी तरह से बाहर निकल जाएगी। गैर रणनीतिक क्षेत्र की कंपनियों के निजीकरण के मामले पर बारी-बारी से निर्णय लिया जाएगा। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 15 साल से पुराने वाहनों को हटाने के लिए स्क्रैप नीति को 1 अप्रैल 2022 से लागू करने की घोषणा की है। बता दें कि साल 2019 जुलाई में सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को देश में बढ़ावा देने के लिए 15 साल से ज्यादा पुराने वाहनों को हटाने की अनुमति देने के लिए मोटर वाहन मानदंडों में संशोधन का प्रस्ताव किया था।
ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 ने हाल ही में उन देशों की सूची जारी की जो 2019 में जलवायु परिवर्तन के चलते सबसे ज्यादा प्रभावित हुए थे। इस लिस्ट में भारत 7वें स्थान पर है। इस सूची में मोजाम्बिक, जिम्बाब्वे, बहामास, जापान, मलावी और अफगानिस्तान भारत से पहले के स्थानों पर यथाक्रम मौजूद है। बॉन स्थित जर्मन वॉच नाम के पर्यावरण संगठन ने एक लिस्ट जारी की जिसमें साल 2000 से 2019 में हुई तीव्र और भयानक मौसम की घटनाओं के आधार पर उन देशों को शामिल किया गया है जो जलवायु परिवर्तन के चलते सर्वाधिक प्रभावित हुए हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने हाल ही में एक ऑनलाइन कार्यक्रम के माध्यम से जेल पर्यटन पहल की शुरुआत की है। पुणे की 150 वर्ष पुरानी यरवदा जेल से शुरू की गई इस पहल का उद्देश्य आम लोगों को ऐतिहासिक जेलों को नजदीक से देखने की सुविधा प्रदान करना है। इस पहल के माध्यम से स्कूल और कॉलेज के छात्रों, इतिहास के जानकारों और आम नागरिकों को हमारे इतिहास के एक नवीन पहलू को अनुभव करने में सहायता मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने पंजाब व हरियाणा हाई कोर्ट के जज जस्टिस पीवी संजय कुमार को मणिपुर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। बता दें, जस्टिस कुमार आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में 2000 से 2003 तक सरकारी अभियोजक के तौर पर सेवाएं दे चुके हैं। उन्हें अगस्त 2008 में हाई कोर्ट में अतिरिक्त जज बने और 20 जनवरी 2010 को स्थायी जज के तौर पर कार्यभार संभाला। जस्टिस कुमार 14 अक्टूबर 2019 को पंजाब व हरियाणा हाई कोर्ट में जज बने थे। शिक्षा का महत्व दुनिया भर में पहुंचाने के लिए हर साल 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने 3 दिसंबर 2018 को प्रस्ताव पारित करके 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस घोषित करने का निर्णय लिया था। इसका उद्देश्य शांति व विकास में शिक्षा की भूमिका को रेखांकित करना है। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के लिए इस प्रस्ताव को नाइजीरिया समेत 58 देशों ने तैयार किया था। भारत में हर साल 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाने का उद्देश्य युवाओं को मतदान के प्रति जागरूक करना है। मतदान करना प्रत्येक जिम्मेदार नागरिक का अधिकार है क्योंकि प्रत्येक वोट नई सरकार और लोकतंत्र के भाग्य का फैसला करता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस पहली बार 25 जनवरी 2011 को मनाया गया था। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए इस साल 32 बच्चों का चयन किया गया है। बच्चों को ये पुरस्कार नवाचार, खेल, कला, संस्कृति, बहादुरी और समाज सेवा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में उनके असाधारण प्रदर्शन और उपलब्धियों के लिए दिया जाता है। मंत्रालय के अनुसार कला एवं संस्कृति के लिए 7, नवाचार के लिए 9, शिक्षा क्षेत्र में 5, 7 बच्चों को खेल, 3 को बहादुरी और 1 बच्चे को समाज सेवा में उनके प्रयास के लिए सम्मानित किया जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय बेटी दिवस के उपलक्ष्य पर पंख योजना को लॉन्च किया है। इस योजना को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत मुख्यमंत्री ने लॉन्च किया। इस योजना को लॉन्च करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पंख के अंग्रेजी शब्दों के स्टैंड की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि P सुरक्षा, A जागरूकता, N पोषण, K ज्ञान और H हेल्थ के लिए स्टैंड करते हैं। ये सभी जरूरी चीजें इस योजना में शामिल हैं ताकि सभी स्तर पर लड़कियां अपने अधिकारों के लिए लड़ सके। ये अभियान 1 साल तक चलेगा। पश्चिम बंगाल परिवहन निगम ने पहली यंग रीडर्स बोट लाइब्रेरी लॉन्च की है। इस लाइब्रेरी को एक हेरिटेज बुक स्टोर के सहयोग से लॉन्च किया गया है। इसे एक नाव पर लॉन्च किया गया है जो इस तरह की प्रथम पहल है। बोट लाइब्रेरी हुगली नदी पर यात्रा करेगी। ये लाइब्रेरी बच्चों को अंग्रेजी और बंगाली में 500 किताबों में से चुनने के लिए विकल्प प्रदान करेगी। ये बोट लाइब्रेरी लोगों को 3 घंटे की लंबी यात्रा प्रदान करेगी। इस लाइब्रेरी की यात्रा मिलेनियम पार्क से शुरू होगी। ये बेलूर मठ जेट्टी की यात्रा करेगी और वापस लौटेगी। बता दें, ये नाव सप्ताह में 3 यात्राएं प्रदान करेगी। इसमें फ्री वाईफाई की सुविधा भी है। इस सवारी की कीमत वयस्कों के लिए 100 रुपए और बच्चों के लिए 50 रुपए होगी। 27 जनवरी को भारत को 3 राफेल लड़ाकू जेट की तीसरी खेप मिली। ये राफेल लड़ाकू विमान भारतीय वायुसेना के राफेल स्क्वाड्रन में शामिल हो गए हैं। ये फ्रांस से राफेल की तीसरी डिलीवरी है। बता दें, भारत ने 36 राफेल फाइटर जेट खरीदने के लिए सितंबर 2016 में फ्रांस के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। इस सौदे की कुल लागत 59,000 करोड़ रुपए है। इन 3 राफेल लड़ाकू विमानों के साथ IAF की सूची में राफेल की संख्या बढ़कर 11 हो गई है। ये लड़ाकू
विमान अंबाला में स्थित वायुसेना के एकमात्र राफेल स्क्वाड्रन की ताकत में वृद्धि करेंगे। बता दें, राफेल जेट का पहला स्क्वाड्रन अंबाला एयरबेस से चालू होगा, दूसरा पश्चिम बंगाल के हाथीमारा में स्थित होगा ताकि चीनी खतरे का मुकाबला किया जा सके। 5 राफेल जेट की पहली खेप 29 जुलाई 2020 को अंबाला एयरबेस पर पहुंची थी, जबकि 3 राफेल सेनानियों की दूसरी खेप नवंबर 2020 में पहुंची। हाल ही में राफेल लड़ाकू विमान पहली बार 2021 के गणतंत्र दिवस फ्लाई पास्ट में भी शामिल किया गया था। गौरतलब हो कि इन राफेल विमानों का निर्माण फ्रांसीसी विमान निर्माता दसॉल्ट एविएशन द्वारा किया गया है। हाल ही में भारत में एक दुर्लभ चींटी जीन्स ओसेरिया की 2 नई प्रजातियों की खोज की गई है। ये प्रजातियां तमिलनाडु और केरल में खोजी गई है। ओसेरिया जीन्स की नई खोजी गई प्रजाति एंटेना सेगमेंट की संख्या के मामले में दूसरे से अलग है। इन 2 चींटी प्रजातियों में से एक का नाम ओसेरिया जोशी रखा गया है। ये प्रजाति केरल के पेरियार टाइगर रिजर्व में पाई गई थी। इसका नाम प्रोफेसर अमिताभ जोशी के सम्मान में ओसेरिया जोशी रखा गया है। मौजूदा समय में ओसेरिया जीन्स की 14 प्रजातियां हैं और इसमें से 8 प्रजातियों में 9 खंड वाले एंटीना हैं, जबकि 5 में 11 खंडों वाले एंटीना हैं और 1 प्रजातियों में 8 खंडों वाले एंटीना हैं। ये 2 नई चींटी प्रजातियां ऐसी पहली प्रजातियां हैं जिनके जीन्स में 10 खंडों वाले एंटीना हैं। उन्हें पंजाबी विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हिमेंद्र भारती के नेतृत्व में एक टीम द्वारा खोजा गया था। भारत में अब तक इस जीन्स की 2 प्रजातियां हैं, एक में 9 खंड वाले एंटीना है और दूसरे में 11 खंड वाले एंटीना। नई चींटी प्रजातियों की खोज को ज़ूकीज जर्नल में प्रकाशित किया गया है। इस कार्यक्रम में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप सभी को बीते लोहड़ी मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं।